मैं हैदराबाद में रहता था, पर उन दिनों लंदन घूमने गया था। वहाँ विश्वविद्यालय मैडम तुसाद म्यूजियम देखने भी गया। यहाँ दुनिया भर की नामी गिरामी हस्तियों की मोम की मूर्तियाँ बनी हैं। हमारे देश के महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की भी मोम की मूर्तियाँ थी। मैंने गांधी जी की मूर्ति को प्रणाम किया। फिर मैं दूसरे ओर बनी बच्चन और उन्हीं की बगल में बनी ऐश्वर्या की मूर्ति की ओर गया। उस समय तक वे उनकी बहू नहीं बनी थी। मैं उन दोनों की मूर्तियों से हाथ मिलाते हुए फ़ोटो लेना चाहता था। मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की भी लगभग मेरे साथ साथ चल रही है। वह भारतीय मूल की नहीं थी, पर एशियाई ज़रूर लग रही थी। मैंने साहस कर उसे अंग्रेजी में कहा, क्या आप इन दो मूर्तियों के साथ मेरा फ़ोटो खींच सकते? उसने कहा, श्योर, क्यों नहीं, पर इसके बाद आपको भी इन दोनों के साथ मेरा फ़ोटो खींचना होगा। श्योर, पर आप भी तो भारतीय नहीं लगती। तो क्या हुआ, मेरा नाम जुबेदा है और मैं दुबई से हूँ। उसने कहा, और मेरा नाम अशोक है, मैं हैदराबाद से हूँ। कह मैंने अपना सेल फ़ोन उसे फ़ोटो खींचने दे दिया। मेरा फ़ोटो खींचने के बाद उसने भी अपना सेल फ़ोन मुझे दे दिया। मैंने भी उसका फ़ोटो बिग बी और ऐश्वर्या राय के साथ खींचकर फ़ोन उसे दे दिया। जुबेदा ने कहा, वाट ए सरप्राइज़। मेरा जन्म ही हैदराबाद में ही हुआ था। उन दिनों दुबई में उतरे। अच्छे अस्पताल नहीं थे, अतः पिताजी ने माँ की डिलीवरी वहीं कराई थी। इतना ही नहीं, एक बार बचपन में मैं बीमार पड़ी थी तो करीब 2 हफ्ते उसी अस्पताल में एडमिट रही थी जहाँ मेरा जन्म हुआ था। वाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। मैंने कहा, अब तक हम दोनों थोड़ा सहज हो चुके थे। इसके बाद हम दोनों मॉर्लिंग मुनरो की मूर्ति के पास गए। मैंने जुबेदा को एक फ़ोटो मॉर्लिंग के साथ लेने को कहा तो वह बोली, यह लड़की तो इंडियन नहीं है, फिर तुम क्यों इसके साथ फ़ोटो लेना चाहते हो? इस पर हम दोनों हंस पड़े। फिर उसने कहा, क्यों ना इसके सामने हम दोनों एक सेल्फ़ी ले लें। उसने अपने ही फ़ोन से सेल्फ़ी लेकर मेरे फ़ोन पर भेज दी। मैडम तुसाद म्यूजियम से निकलकर मैंने पूछा, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? क्यों ना हम लंदन व्हील पर बैठकर लंदन का नज़ारा देखें। वह बोली। मैं भी उसकी बात से सहमत था। इस पर बैठकर पूरे लंदन शहर की खूबसूरती का मज़ा लेंगे। दरअसल यह थेम्स नदी के ऊपर बना एक बड़ा सा व्हील है। यह इतना धीरे धीरे घूमता है कि इस पर बैठने पर यह एहसास ही नहीं होता कि घूम रहा है। नीचे थेम्स नदी पर दर्जनों क्रूज चलते रहते हैं। फिर हम दोनों ने टिकट से कर व्हील पर बैठकर पूरे लंदन शहर को देखा। व्हील की सैर पूरी कर जब हम नीचे उतरे तब जुबेदा ने कहा, अब ज़ोर से भूख लगी है, पहले पेट पूजा करनी होगी। मैंने उससे पूछा कि उसे कौन सा खाना चाहिए, तो उसने कहा, बेशक इंडियन, और फिर हंस पड़ी। मैंने फ़ोन पर इंटरनेट से सबसे नज़दीक के इंडियन होटल का पता लगाया। फिर टैक्सी करके सीधा वहां जा पहुँचे और दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। अब तक का शाम के 5 बज गए थे। दोनों ही काफ़ी थक चुके थे और घूमना आज संभव नहीं था, तो दोनों ने तय किया कि अपने अपने होटल लौट जाएं। मैंने जुबेदा से जब पूछा कि वह कहाँ रुकी है, तो वह बोली, मैं तो हाइड पार्क के पास वेस्टमिंस्टर होटल में रुकी हूँ। और तुम? मैंने हंसते हुए कहा, जुबेदा, आज तो तुम एक के बाद एक सरप्राइज़ दिए जा रही हो। वह कैसे? मैं भी वहीं रुका हूँ, मैंने कहा। जुबेदा बोली, अशोक, इतना सब महज इत्तेफाक ही है, और क्या कहा जा सकता है।
इसे इत्तेफाक भी हो सकता है या कुछ और भी। क्या मतलब नहीं, बस ऐसे ही, कोई ख़ास मतलब नहीं। चलो टैक्सी लेकर होटल ही चलते हैं, मैं बोला। इससे आगे चाह कर भी नहीं बोल सका था, क्योंकि मैं जानता था कि यह जिस देश की है वहाँ के लोग कंजर्वेटिव होते हैं। हम दोनों होटल लौट आए थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने स्नेह किया। कुछ देर टीवी देखकर फिर मैं नीचे होटल के डिनर रूम में गया। मैंने देखा कि जुबेदा एक कोने में टेबल पर अकेले ही बैठी है। मुझे देखकर उसने मुझे अपनी टेबल पर ही आने का इशारा किया। मुझे भी अच्छा लगा कि उसका साथ एक बार फिर मिल गया। डिनर के बाद चलने लगे तो उसने अपने ही कमरे में चलने को कहा। भला मुझे क्यों आपत्ति होती। कमरे में जाकर उसने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। थोड़ी देर में कॉफ़ी भी आ गई। कॉफ़ी पीते हुए कहा, मैं तो 4 सालों से आयरलैंड में पढ़ रही थी, कभी लंदन ठीक से घूम नहीं सकी। अब दुबई लौट रही हूँ तो सोचा जाने से पहले लंदन देख लूँ। मैंने कहा, आयरलैंड कैसे पहुँच गई तुम? उसने बताया है कि उसके पिता मैक के आयरिश में हैं। जुबेदा के नाना का एक तेल का कुआं है जिसमें वे काम करते थे। उस कुएं से बहुत कम तेल निकल रहा था। नाना जी खास करके जुबेदा के पिताजी को इसका कारण जानने के लिए बुलवाया था। उन्हें जांच की तो पता चला कि नाना जी के कुएं से ज़मीन के नीचे से एक दूसरा सेक तेल को अपने कुएं में पंप कर लेता है। मैक ने इस तेल की चोरी को रोका। ऊपर से जुबेदा के नाना को मुआवजे में भारी भरकम रकम भी मिली थी। तब खुश होकर उन्होंने मैक को दुबई से ही अच्छी सैलरी देकर रख लिया। इतना ही नहीं, उन्हें लाभ का 10% बोनस भी मिलता था। जुबेदा के नाना जी और मैक में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर घर पर आना जाना होता था। धीरे धीरे जुबेदा की माँ से मैक को प्यार हो गया, पर शादी के लिए उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा था। इसके बाद से मैक दुबई में ही रह गया, पर मैक की माँ आयरलैंड में ही थी। अतः जुबेदा वही दादी के साथ रहकर पढ़ी थी। अपने बारे में इतना बताने के बाद जुबेदा ने कहा, मैं तो कल शाम एमिरेट्स की फ़्लाइट से दुबई जा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं भी एमिरेट्स की फ़्लाइट से हैदराबाद जाऊँगा, पर कल नहीं परसों। इसके पहले तक तो इत्तेफाक से हम मिलते रहे थे, पर इत्तेफाक से बिछड़ रहे हैं। फिर भी जितनी देर का साथ रहा बड़ा ही सुखद रहा। जुबेदा बोली, नेवर माइंड, इत्तेफाक हुआ तो हम फिर मिलेंगे। वैसे तुम कभी दुबई आए हो? मैंने कहा, हाँ, एक बार ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए गया था। मेरी कंपनी के लोग दुबई आते जाते रहते हैं। हो सकता है मुझे फिर वहाँ जाने का मौका मिले। यह तो अच्छा रहेगा, जब कभी आओ मुझसे ज़रूर मिलना, जुबेदा ने कहा। और फिर अपना एक कार्ड मेरे हाथ पर रखते हुए मेरे हाथ को चूमते हुए कहा, तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बिना संकोच पूछो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ़ हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। बस मैं सोच रहा था कि तुम लोग तो काफ़ी पर्दे में रहते हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता। वह हंस पड़ी, बोली, तुम ठीक सोचते हो। दुबई पहुंचकर मुझे वहां के अनुसार पर्दे में ही रहना होगा। फिर भी मेरा परिवार थोड़ा मॉडरेट सोच रखता है। ओके, गुड नाइट। कल सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। अगली सुबह हम दोनों ने साथ ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद
जुबेदा मेरे ही रूम में आ गई। हम लोगों ने एक दूसरे की पसंद नापसंद, रुचि और परिवार के बारे में बातें की। फिर शाम को मैं उसे विदा करने हीथ्रो एयरपोर्ट तक गया। जाते जाते उसने मुझसे हाथ मिलाया, मेरा हाथ चूमा और कहा दुबई ज़रूर आना और मुझसे मिलना। मैंने भी उसे अपना एक कार्ड दे दिया। फिर वह बाय बोली और हाथ हिलाते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली गई। मैं भी अगले दिन अपने देश लौट आया। जुबेदा से मेरा संपर्क फेसबुक या स्काइप पर कभी कभी हो जाता था। एक बार तो उसने अपने माता पिता से भी स्काइप पर वीडियो चैटिंग कराई। उन्होंने कहा कि जुबेदा ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी। उनसे मुझे तो वह बहुत अच्छी लगती थी, देखने में अति सुंदर, मगर मेरे एक तरफा चाहने से कोई फ़ायदा नहीं था। 1 साल से कुछ ज़्यादा समय बीत चुका था, तब जाकर मुझे दुबई जाने का मौका मिला। मेरी कंपनी को एक प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लॉन्च करना था। इसी सिलसिले में मुझे 5 दिन रविवार को गुरुवार तक दुबई में रहना था। अगले हफ्ते शनिवार शाम को मैं दुबई पहुंचा। वहां एयरपोर्ट पर जुबेदा भी आई थी, पर शुरू में मैं उसे पहचान नहीं सका क्योंकि वह बुर्के में थी। उसे ने मुझे पहचाना। उसने बताया कि उसके नाना का एक होटल भी है, उसी में मुझे उनका मेहमान बनकर रहना है। फिर उसने एक टैक्सी बुलाकर मुझे होटल छोड़ने को कहा। हालांकि वह स्वयं अपने कार से आई थी। जुबेदा ने पहले से ही होटल पहुंचकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी कार में भी तो आ सकता था? वह बोली, नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई औरत होती तब मैं तुम्हें अपने साथ ला सकती थी। ओनली जेंट्स नॉट पॉसिबल हियर। अच्छा, जिस होटल में तुम्हारे ऑफिस का प्रोग्राम है वह यहाँ से 5 मिनट की वॉक पर है। तुम कहो तो मैं ड्राइव को कार लेकर भेज दूँगी। नो थैंक्स, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैंने कहा। जुबेदा अपने घर लौट गई थी और मैं अपने रूम में आ गया था। अगली सुबह रविवार से गुरुवार तक मुझे कंपनी का काम करना था। जुबेदा बीच बीच में फ़ोन पर बात कर लेती थी। गुरुवार शाम तक मेरा काम पूरा हो गया था। जुबेदा ने शुक्रवार को खाने पर बुलाया था। मुझे इसकी उम्मीद भी थी। मैं इंडिया से उसके पूरे परिवार के लिए उपहार ले आया था। संगमरमर का बड़ा सा ताजमहल, अजमेर शरीफ के फ़ोटो, कपड़े, इंडियन स्वीट्स और हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी के बिस्कुट व स्नैक्स आदि सब ने बहुत गर्मजोशी के स्वाद किया और स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन कराया। लगभग शाम को जब चलने लगा तो उसकी माँ ने मुझे एक छोटा सा सुंदर पैकेट दिया। मैं उसे यूँ ही हाथ में लिए अपने होटल लौट आया। जुबेदा का ड्राइवर छोड़ गया था। अभी मैं होटल पहुंचा ही था कि जुबेदा का फ़ोन आया। गिफ्ट कैसा लगा? मैंने कहा, अभी तो खोल कर देखा भी नहीं। जुबेदा, यह तो हमारे तोहफे की तौहीन होगी। सॉरी, अभी तुम लाइन पर रहो, 1 मिनट में पैकेट खोल कर बताता हूँ। क्या मैंने जब पैकेट खोला तो उसमें बेहद खूबसूरत और बेशकीमती हीरे की अंगूठी थी। मैं तो कुछ पल आश्चर्य से आंखों फाड़े उसे देखता रहा। तब तक फिर जुबेदा ने ही पूछा, क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? यह क्या क्या तुमने मुझसे कुछ कहने नहीं बन रहा है? पसंद नहीं आया? जुबेदा ने पूछा। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? इतना महंगा गिफ्ट मेरी हैसियत से बाहर की बात है। जुबेदा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यह तो पर्सनली तुम्हारे लिए है। माँ ने कहा कि जाने से पहले तुम्हारे भाई और बहन के लिए भी कुछ देना है। तुम्हें गिफ्ट पसंद आया या नहीं? मैंने कहा पसंद ना आने का सवाल ही नहीं है। इतने सुंदर और कॉस्टली गिफ्ट की तो मैं इस सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। खैर बातें ना बताओ। माँ ने कल दुबई मॉल में मिलने को कहा है। मैं भी रहूँगी, गाड़ी भेज दूँगी, आ जाना। अगले दिन शनिवार को जुबेदा ने गाड़ी भेज दी। मैं दुबई मॉल में जुबेदा और उसकी माँ के साथ बैठा था। उसकी माँ ने मेरे पूरे परिवार के बारे में पूछा, फिर मॉल से ही मेरे भाई बहन के लिए गिफ्ट खरीद कर देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो जुबेदा, तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती है। अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अगर तुम्हें दुबई में अच्छी नौकरी मिले तो क्या यहाँ सेटल होना चाहोगे? उनका अंतिम वाक्य मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा दुबई बेशक बहुत अच्छी जगह है, पर मेरे अपने लोग तो इंडिया में ही हैं। फिर भी वहाँ लौट कर सोचूंगा। जुबेदा मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देख रही थी, मानो कुछ कहना चाहती हो, पर बोल नहीं पा रही थी। मॉल से निकलने से पहले 1 मिनट के लिए मुझसे अकेले में कहा कि उसे मेरे दुबई में सेटल होने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। खैर अगले दिन रविवार को मैं इंडिया लौट गया। मेरे इंडिया पहुंचने के कुछ घंटों के अंदर ही जुबेदा ने मेरे कुशल पहुंचने की जानकारी ली। कुछ ही दिनों के अंदर ही फिर जुबेदा का फ़ोन आया। बोली, अशोक तुमने क्या फ़ैसला लिया दुबई में सेटल होने के बारे में? मैंने कहा अभी तक कुछ नहीं सोचा। इतनी जल्दी यह सोचना आसान नहीं है अशोक। यह बात तो अब तक तुम भी समझ गए हो कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी यह समझ रहे हैं। अच्छा तुम साफ साफ बताओ कि क्या तुम मुझे नहीं चाहते? जुबेदा बोली। मैंने कहा हाँ मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पर हर वह चीज़ जिसे हम चाहते हैं मिल ही जाए ज़रूरी तो नहीं, पर प्रयास तो करना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। जुबेदा बोली, मुझे क्या करना होगा तुम्हारे मुताबिक? मैंने पूछा। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, यानी इस्लाम कबूल करना होगा। बाकी सब यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। और हाँ चाहो तो अपने भाई को भी यहाँ बुला लेना, बाद में उसे भी अच्छी नौकरी दिला देंगे। इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। क्या बिना इसके नहीं हो सकता है निकाह? नहीं, बिना इस्लाम धर्म अपनाए यहाँ तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। तुमने देखा है ना कि माँ के लिए मेरे पिता को भी हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ा था। उनको यहाँ आकर काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। प्यार में कंप्रोमाइज़ करना बुरा नहीं, सिर्फ फ़ायदे के लिए ही सब काम नहीं किया जाता है। और प्यार में कंप्रोमाइज़ से बेहतर सैक्रिफाइस होता है। मैं दुबई आ सकता हूँ, तुमसे शादी भी कर सकता हूँ, पर मैं भी मजबूर हूँ। अपना धर्म नहीं बदल सकता हूँ। मैं एक विकल्प दे सकता हूँ। तुम इंडिया आ सकती हो, यहाँ शादी कर सेटल हो सकती हो। मैं तुम्हें धर्म बदलने को मजबूर नहीं करूँगा। धर्म की दीवार हमारे बीच नहीं होगी। नहीं, मेरे माता पिता इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मेरी माँ भी और मैं भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। हमारे यहाँ बड़ा बिजनेस है और प्रॉपर्टी है। फिर वैसे भी मुझे दूसरे धर्म के लड़के से शादी करने की ना तो इजाज़त मिलेगी और ना ही इसकी हिम्मत है। मुझसे जुबेदा बोली। मैंने कहा मेरे ऑफ़र में किसी को धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।
मैं तुम्हें इंडिया में सारी खुशियाँ दूंगा। मेरा देश बहुत उदार है, यहाँ सभी धर्मों के लोग अमन चैन से रह सकते हैं। कुछ सेक्रीफाइस तुम करो, कुछ मैं करता हूँ, पर मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता हूँ। तो यह तुम्हारा अंतिम फैसला है। सॉरी, मैं अपना धर्म नहीं बदल सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब अगली बार दुबई आऊँगा तुम्हारी हीरे की अंगूठी वापस कर दूँगा। इतनी कीमती चीज़ मुझ पर कर्ज है। अशोक प्लीज़ बुरा ना मानो, इस अंगूठी को बेच में ना लाओ। हमारी शादी का इससे कोई लेना देना नहीं है। डायमंड और एयर यू हैव टू कीप इट फॉरन एवर। इसे हमारे अधूरे प्यार की निशानी समझकर हमेशा अपने साथ रखना। बाय, टेक केयर और योर सेल्फ। तुम भी सदा खुश रहो। यू टू टेक केयर और योर सेल्फ। थैंक्स। इतना कहकर जुबेदा ने फ़ोन काट दिया। यह जुबेदा से मेरी आखिरी बात थी। उसकी दी हुई हीरे की अंगूठी अभी तक मेरे पास है। यह हमारे अधूरे प्यार की अनमोल निशानी है। ये थी मेरी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।